हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के पूर्वालोकन घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हुए हैं, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा 14, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, हमारा जो चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखेंगे। 1906 में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम क्या कहते हैं वीडी सावरकर, ने वहां पे इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित की। तो अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा कहाँ स्थापित की गई? लंदन में स्थापित की गई। किसने की? तो वीडी सावरकर ने की। कब की? तो 1906 में की थी। 1906 में ही वीडी सावरकर ने मैजनी की जीवनी को जो है पूरा भी किया था। सावरकर जो है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलते हुए जहाज से कूद पड़ते हैं। अगला हम देखेंगे 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो किसने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? केशव बलियार हेडगेवार ने। कब की थी? तो 1925 में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। अब हम देखते हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी, जिनका कार्यकाल क्या था? तो 1879 से लेकर 1915 तक। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के ये अनुयायी भी थे। युगांतर, अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। कौन थे? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी। इनका एक नाम क्या है? बाघा जतीन के नाम से ये फेमस थे। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी स्थापना जो है पी मित्रा या प्रथम मित्रा करते हैं और ये अध्यक्ष भी होते हैं। सदस्य में कौन कौन है? तो जतेंद्र नाथ हैं, आपके बारेंद्र कुमार घोष हैं, और ये अनुशीलन समिति जो थी एक गुप्त समिति थी। पटना में जो है अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो 1913 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो सचिन नाथ सान्याल ने की थी पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना। सचिन नाथ सान्याल की एक बुक है बंदी जीवन, जो बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। सचिन नाथ सान्याल जो है बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिली थी। तो किसे जो है किस केस के तहत जो है काला पानी की सजा मिली सचिन नाथ सान्याल को? तो बनारस षड्यंत्र केस के तहत जो है इन्हें सजा मिली थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेंड और आयर्स की जो है हत्या कर देते हैं। तो कौन हत्या करता है? तो चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की जो है? तो पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और आयर्स की हत्या करते हैं। कब करते हैं? तो 1897 में। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो तिलक पे जो है ये आरोप लगाए जाते हैं कि इन्हीं के भड़कावे में आकर चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयर्स की हत्या करते हैं। इस वजह से जो है तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है और ये इनको जेल भेज दिया जाता है। 1908 की बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पे है? तो पूर्वी बंगाल में है। बर्रा डकैती कहाँ पे हुई? पूर्वी बंगाल में हुई थी। कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पुलिन बिहारी दास थे। अगला हम देखते हैं 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड जो है बच जाता है, बल्कि कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। कैनेडी कौन था? जो भारतीयों से लगाव रखता था, और इसकी जो है पत्नी और पुत्री मारी जाती हैं। चाकी जो है आत्महत्या कर लेता है इस ग्लानि में आके, और खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। तो आगे हम देखेंगे अब अलीपुर षड्यंत्र मामले कब हुए? तो 1908 में हुआ। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष सहित 39 लोग जो है अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। तो अलीपुर षड्यंत्र मामला किससे संबंधित है? अवैध हथियार से संबंधित है। और इसमें जो है कौन कौन नेता थे? तो अरविंद घोष मेन और उनके भाई जो है बारेंद्र घोष मेन नेता थे, और बाकी 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसमें। तो अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। अगला हम देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम एचआरए कहते हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो हैं सचिन नाथ सान्याल हैं। इसके अध्यक्ष भी थे ये राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब ने मिलकर एचआरए की स्थापना की है। अक्टूबर 1924 में एचआरए की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? तो कानपुर में हुई थी। इसके सदस्य कौन थे? तो भगत सिंह भी इसके सदस्य थे।
बिस्मिल को फांसी जो है कहाँ पे दी जाती है, तो गोरखपुर में बिस्मिल को फांसी दी जाती है। कब दी जाती है, तो 19 दिसंबर 1927 को दी गई। बिस्मिल ने एक वर्ड कहा था, मतलब एक वाक्य कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। जब इन्हें फांसी दी जा रही थी उस टाइम इनको दूध दिया गया पीने के लिए, तो ये कहते हैं कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। इन्होंने एक गीत गाया जिसका क्या नाम है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने गाया था, बिस्मिल ने गाया था, रामप्रसाद बिस्मिल ने। रामप्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी षड्यंत्र मामले से भी संबंधित है और इसी में इनको फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और कौन है जो काकोरी षड्यंत्र मामले में और लोगों को फांसी दी गई थी, तो अशफाक उल्ला खां हैं जो फैजाबाद में इनको फांसी दी गई थी। रोशन लाल हैं जिनको जो है नैनी में फांसी दी गई थी, इलाहाबाद के नैनी में। राजेंद्र लहड़ी को जो है गोंडा में फांसी दी गई थी। आपके यहाँ पे चंद्रशेखर जी जो है भाग जाते हैं, तो वो एकमात्र व्यक्ति थे जो भाग गए थे, बाकी सभी को फांसी दे दी गई थी। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल है, कौन कौन कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एम.एन. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगारवेलू चटियार, ये सभी जो है कानपुर षड्यंत्र मामले से संबंधित हैं। अगला हम देखेंगे, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये जो है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने कहा था। किसने कहा था, वाजिद अली शाह, जो कहाँ के नवाब थे, अवध के नवाब थे। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो सितंबर 1928 में की गई। किसके द्वारा, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है आपका HSRA की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था HSRA की स्थापना करने का, तो समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन के विरोध के समय, साइमन कमीशन का जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध के समय जो है लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की जो है दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई। तो जब साइमन कमीशन आया उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय लाहौर में मतलब नेतृत्व कर रहे थे। उस टाइम इनको जो है लाठियों से मार मार के इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से सैंडर्स जो उस टाइम पुलिस अधीक्षक था उसकी हत्या कौन करते हैं, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु मिलकर दिसंबर 1928 में इनकी हत्या कर देते हैं। आगे हम देखते हैं तो HSRA के दो सदस्यों, कौन है HSRA के दो सदस्य, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी तभी इन्होंने जो है बम फेंका। इसका बम फेंकने का उद्देश्य क्या था, तो सरकार को मात्र डराना था कि सरकार डर जाए, हमारी बातें सुन ले, इस वजह से इन्होंने बम फेंका था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला, तो जो है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को जो है मुठभेड़ में गोलियों से मारा था। ये कहाँ पे मारे गए, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये मारे गए। कब मारे गए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा ताकि आपको भी याद रहे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा, तो मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था। इसे लोकप्रिय कौन बनाता है, तो भगत सिंह जो है इसे लोकप्रिय बनाते हैं, बार बार ये कह के कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। किस केस में दी गई, तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन्हें भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह का जो है स्मारक कहाँ है, तो फिरोजपुर में जो है भगत सिंह का स्मारक है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन है, अशफाक उल्ला खां, जिन्हें कहाँ पे फांसी दी गई थी, तो फैजाबाद में फांसी दी गई थी। किस केस में दी गई थी, किस षड्यंत्र केस में, तो ये था आपका काकोरी षड्यंत्र केस। अब काकोरी षड्यंत्र केस का जो है यूपी गवर्नमेंट ने नाम बदलकर क्या रखा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला हम देखेंगे लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन 1916 में तथा दूसरा जो है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा जो है भगत सिंह आदि के नेतृत्व में 1930 में हुआ है। हावड़ा षड्यंत्र का प्रकरण कब हुआ, तो 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण जो है 1914 में हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस आपका अमीर चंद के नेतृत्व में होता है। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं आपके जतिन दास, जिसे हम क्या कहते हैं, बाघा जतिन भी कहते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस से आपके अमीर चंद प्लस रास बिहारी बोस दोनों ही संबंधित हैं।
अगला हम देखते हैं चटगांव शस्त्रागार धावे को जो है मास्टरदा नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। तो किसने चटगांव शस्त्रागार को आयोजित किया? सूर्य सेन ने। इनका एक नाम मास्टरदा भी है, मास्टरदा के नाम से लोकप्रिय हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसे हम IRA कहते हैं, की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य कौन कौन हैं? तो अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरा बल जो है इन सभी जो है IRA के सदस्य हैं। याद रखिएगा IRA के सदस्य कौन कौन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 18 अप्रैल 1930 को जो है आपका चटगांव शस्त्रागार होता है और 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1934 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। किसे? सूर्य सेन को। अनुशीलन समिति जो है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो अरविंद घोष से संबंधित है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से कौन संबंधित है? तो ये आपके S सेन या सूर्य सेन संबंधित हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका जतिन दास या बाघा जतिन है। आगे हम देखेंगे कल्पना दत्त के बारे में। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। किस केस में दी गई थी या किस षड्यंत्र केस में? तो चटगांव से संबंधित थी ये, उसी में इनको कल्पना दत्त को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई। मोतीलाल नेहरू गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया गया था। तो काकोरी एक्शन डे जो था, मतलब काकोरी षड्यंत्र केस, उसके बचाव समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये आपके मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत थे। रिवोल्ट ग्रुप किससे संबंधित है? तो सूर्य सेन से संबंधित है। पंजाब नौजवान भारत सभा किससे संबंधित है? तो ये आपके भगत सिंह से संबंधित है, या इन्होंने ही इसका गठन किया था। 1926 में इसका गठन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, पंजाब नौजवान भारत सभा की। अब इसका उद्देश्य क्या था पंजाब नौजवान भारत सभा का? तो भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापना करना। अन्य सदस्य कौन कौन थे जो पंजाब नौजवान भारत सभा से जुड़े थे? तो छबील दास थे, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण वोहरा, ये सभी जो है पंजाब नौजवान भारत सभा से संबंधित थे। आगे हम देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है HRA के संस्थापक सदस्य थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपके अरविंद घोष ने किया। अपनी किस पुस्तक में निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं अरविंद घोष? तो ये थी इनकी पुस्तक वंदे मातरम में करते हैं। SC बोस या जिन्हें हम सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग किया करने के बाद जो है 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन, जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, इसमें उन्होंने क्या करते हैं, गांधी जी से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे देते हैं और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया? तो ये थे आपके क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा। कब किया था? तो 1924 में जो है चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। ये कहाँ के थे? कलकत्ता के थे और ये क्रांतिकारी थे। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में, किसने? बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नज़दीक जाकर गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो किसने जो है दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय गोली चलाई गवर्नर पे? तो ये आपकी थी बीना दास। अगला है भगत सिंह ने कहा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो एक पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने कहा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? ये आपके भगत सिंह ने कहा था। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की शुरुआत किसने की है? तो ये आपकी तिलक ने की है। याद रखिएगा, लाठी क्लब की, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की? तिलक ने की थी। अगला हमारा चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। जो भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर है 15। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। फरवरी 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया हाउस की भी स्थापना इन्होंने लंदन में की थी। लंदन से जो है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। तीनों ने जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना प्लस इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी इन्होंने प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था? तो सभी काम इन्होंने लंदन से ही किया था।
आगे हम देखते हैं गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? तो सोहन सिंह भाकना जो है, ये जो है गदर पार्टी के पहले सभापति थे। रास बिहारी बोस जो है इससे सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे गदर पार्टी से। अगला हम देखते हैं अलीपुर बमकांड में अभियुक्त बारिंद कुमार घोष, जबकि जोगेश चंद्र चटर्जी काकोरी कांड से संबंधित है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अलीपुर बम कांड से कौन संबंधित है? तो बारिंद कुमार घोष हैं, जबकि जोगेश चंद्र चटर्जी जो है किससे संबंधित है? काकोरी कांड से संबंधित हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? 21 अप्रैल 1913 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो सैन फ्रांसिस्को, जो यूएसए में है, यूएसए में स्थित है, मतलब अमेरिका में स्थित है। गदर पार्टी के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? तो रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, काशीराम प्रमुख, ये सभी जो थे गदर पार्टी से संबंधित थे। अगला हम देखेंगे महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की गठन किया था। तो महेंद्र प्रताप ने जो है अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ जो है प्रथम महायुद्ध में 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। तो उस टाइम पे जो है ये आपके बरकतुल्ला कौन थे? तो बरकतुल्ला जो है काबुल के पीएम थे, यानी आज का अफगानिस्तान, और महेंद्र प्रताप क्या थे? उस टाइम पे राष्ट्रपति बने हुए थे। जर्मनी तथा रूस ने इसे मान्यता भी दी थी। अगला है हमारा भीखाजी रुस्तम कामा के बारे में। तो ये भी एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी, भीखाजी रुस्तम कामा। 1907 में स्टुअर्टगार्ड जो जर्मनी में है, तो 1907 में इन्होंने स्टुअर्टगार्ड की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और यहीं पे इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। तो सबसे पहले भारतीय झंडे को किसने फहराया जो देश से बाहर? तो कौन है ये? भीखाजी रुस्तम कामा हैं। याद रखिए कब फहराया था? 1907 में। तो ये कहाँ पे फहराया था? स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया था। भारतीय क्रांतिकारी की माँ के रूप में भी ये विख्यात है। कौन विख्यात है? रुस्तम जी कामा, भीखाजी रुस्तम कामा। नौरोजी की निजी सचिव भी ये रह चुकी हैं। माता पिता इनके कौन थे? पारसी थे। इनके माता पिता जो थे पारसी थे। अगला हम देखते हैं इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली। किसे जो है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी? तो मदन लाल ढींगरा को तथा उधम सिंह को जो है फांसी की सज़ा मिली थी। ये आपके मदन लाल ढींगरा हैं और उधम सिंह है, इनको जो है फांसी की सज़ा मिली थी। 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई, प्लस आपका उधम सिंह को कब फांसी दी गई? तो माइकल ओ डायर की लंदन में जो है हत्या कब की गई? 1940 में, तो इन्हें फांसी दी गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी दी गई थी अंग्रेजों को मारने के चक्कर में। कर्जन वाइली की जो हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने, उधम सिंह की जो हत्या की थी, उधम सिंह ने किसकी की थी? तो माइकल ओ डायर की थी। भीखाजी कामा, बरकतुल्ला, VVS अय्यर, MN रॉय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। मतलब विदेशों में ये जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत थे। अगला हम देखेंगे कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, यानी जहाज था, जिसे फर्स्ट विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर की ओर, जो यूएसए में है या यूएसए कनाडा के पास में है, कनाडा में आता है वैंकूवर, प्रस्थान किया, बट वापस कर दिया गया। वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है वैंकूवर, वहाँ के अधिकारियों जो है अधिकारी पुलिस अधीक्षक यहाँ पे वापस कर देते कि आप यहाँ से चले जाइए। तो कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज़ था जिस पे जो है 376 भारतीय तैनात होके, मतलब सवार होके कहाँ गए थे? तो कनाडा गए हुए थे। वहाँ पे पैसे कमा के कुछ इंडिया को सहायता करते, ऐसी उनकी रणनीति थी। और ये कामागाटा जो प्रकरण हुआ कब हुआ? तो 1914 में ये हुआ था, या 1914 में ये रवाना हुआ था ये जहाज। इसको किराए पे किसने लिया था? तो गुरदीप सिंह ने इसको किराए पे लिया था। आगे हम देखेंगे गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को होती है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो है 1914 में की जाती है।
तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में। बर्लिन में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में। केंद्रीय असेंबली पर बम कांड जो होता है 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर के द्वारा होता है। चटगांव शस्त्रागार छापा जो होता है 18 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में होता है, तो सूर्य सेन के नेतृत्व में होता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा, मिलान के लिए दिया हुआ क्वेश्चन था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन करता है, तो रास बिहारी बोस करते हैं। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन करता है, रास बिहारी बोस करते हैं। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, हमारा 16 नंबर चैप्टर है बंगाल विभाजन। अब हम देखेंगे बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं। ये हमारा 16 नंबर चैप्टर है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो निर्णय की घोषणा कब की थी, 20 जुलाई 1905 को की थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो आपका बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा कब की गई, 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित किया गया। अब हम देखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 को। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा। 1911 में जो है दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की जाती है। तो ये बंगाल विभाजन आपका लागू कब से होता है, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो जाता है। और इसको जो निरस्त कब किया जाता है, तो 1911 में दिल्ली दरबार के टाइम पे किया जाता है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो एंड्रयूज फेजर जो था उस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसका कार्यकाल क्या था, तो 1903 से लेकर 1908 तक। उस टाइम पे वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के टाइम पे, तो करजन था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1899 से लेकर 1905 तक करजन का कार्यकाल चल रहा था। आगे हम देखेंगे तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो एस.एन. बनर्जी या सूर्यनाथ बनर्जी ने किया था। तो एस.एन. बनर्जी ने क्या कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो उन्होंने कहा कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा हुआ है। अगला हम देखेंगे बंगाल विभाजन को इन्होंने यही कहा था एस.एन. बनर्जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है स्वदेशी आंदोलन का विरोध कर रहे थे या आलोचना कर रहे थे तथा पूर्व या ईस्ट एवं पश्चात वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय का संबंध के समर्थक थे ये। तो ये जो है किसने विरोध किया था स्वदेशी आंदोलन का, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे हम देखेंगे बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905 में किया था। तो बंगाल में जो है ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसमें कहा गया है, तो संजीवनी जो बांग्ला पत्रिका है उसमें कहा गया है। और ये संजीवनी किसकी पत्रिका है, तो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है। कब किया गया था, तो 13 जुलाई 1905 को किया गया था, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा। स्वदेशी आंदोलन को बम्बई में तिलक, पंजाब में अजीत सिंह, यूपी में लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे फैलाया। तो स्वदेशी आंदोलन का हर एक जगह पे अलग अलग नेतृत्व करता था। जैसे बम्बई में तिलक कर रहे थे नेतृत्व, पंजाब में अजीत सिंह कर रहे थे, यूपी में लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा जो थे वो दिल्ली में कर रहे थे, और चिदम्बरम पिल्लई जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन से जो अप्रभावित रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो कृषक और मुसलमान जो है स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं थे। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, कृषक और मुसलमान इससे संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से। अगला हम देखेंगे किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो ये था आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत बना था। आगे हम देखेंगे स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल संदर्भ में हम देखेंगे। जब स्वदेशी आंदोलन की भावना से जब ओतप्रोत थी पूरी अपना इंडिया,
उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत देखते हैं। तो 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। तो 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किसने किया? अश्वनी कुमार दत्त ने किया। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा की योजना किसने तैयार की? सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में जिसके प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना। तो टैगोर ने कहा कि गांव का जो है सामाजिक और आर्थिक उद्धार किया जाए। तो ये सभी स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे सारी चीज़ें चल रही थी। उस टाइम पे आपका शिक्षा के बारे में चल रहा था, गांवों का मतलब गांवों को और विकास की ओर ले जाना, ये सभी उस टाइम पे काम चल रहे थे। आगे हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के संबंध में और कुछ बातें। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सारे मुस्लिम शामिल नहीं थे स्वदेशी आंदोलन में, कुछ विशिष्ट ही शामिल थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। तो किस आंदोलन में जो है स्त्रियों ने सक्रिय भागीदारी की? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन में जो है स्त्रियों ने सक्रिय भागीदारी की, जबकि यहाँ पे कृषक और मुस्लिम जो है स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित थे, यानी उसमें शामिल नहीं थे। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। तो आंदोलन में जो है बंगाल के किसान न तो वो इससे संबंधित ही बहुत कम थे, मतलब बहुत कम प्रभावित हुए वो। तो वही तो था, आपके किसान और मुस्लिम इससे संबंधित नहीं थे। अगला हम देखेंगे, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। इसने जो है आपके देसी शिल्पकारों जो उस टाइम पे जो है आपका किसान जो है शिल्पकार थे, तब एक टाइम पे जब ब्रिटिश आए तो फिर उसके बाद उन शिल्पकारों का उद्योग छिन गया था, तो वो कृषि में संलग्न हो गए थे। लेकिन अब क्या हुआ स्वदेशी आंदोलन के बाद से कि शिल्पकारों को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी। अगला चैप्टर है हमारा कांग्रेस, कलकत्ता, बनारस एवं सूरत अधिवेशन के बारे में हम देखते हैं। चलते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समकक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। इन सभी से संबंधित जो व्यक्ति थे उनके बारे में एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है वो कौन है? तो ये सभी विशेषता किस व्यक्ति की है यही पूछा गया है। तो इसका वर्णन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता भी किए थे। तो बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और ये सभी विशेषताएं किसके बारे में कही गई हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कही गई हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी यही हैं। आगे हम देखेंगे भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये आपके नौरोजी जी हैं, दादा भाई नौरोजी। 1892 में नौरोजी ने फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाते हैं। ये किस दल से चुने जाते हैं? तो उदारवादी दल से चुने जाते हैं। कब चुने गए हैं? 1892 में। कहाँ से चुने गए हैं? तो फिन्सबरी से चुने गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन कौन से अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की है? तो 1886 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की है, 1893 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता, प्लस 1906 में इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। याद रखिएगा 1886, 1893 और 1906। इन्होंने गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य भी किया है। इन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव भी रखी है। तो इन्होंने किसने? दादा भाई नौरोजी ने। गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार का आरंभ भी इन्होंने कब किया है? तो 1951 में किया है। दादा भाई नौरोजी ने
कौन सी पत्रिका निकाली है? तो रस्त गुफ्तार। किस भाषा में थी? गुजराती में थी। एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गठित एवं भौतिकी के प्रोफेसर भी ये नियुक्त हुए। तो एल्फिस्टन कॉलेज कहाँ है? बम्बई में गठित थी। यहाँ पे जो है भौतिकी के प्रोफेसर भी ये नियुक्त हुए थे। लंदन इंडियन सोसाइटी जो 1865 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं भी इन्होंने स्थापित की। तो लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने की है। याद रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। इसमें जो है सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रास बिहारी घोष होते हैं। याद दीजिए, रास बिहारी घोष, न कि बोस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और गरम दल के नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? तो ये तिलक होते हैं। यहीं पे मतभेद हो जाता है नरम दल और गरम दल में। तो क्या होता है? सूरत में जो है विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के बीच में। अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग का गठन। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधित्व मंडल ने केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार, जिसमें जो है मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो, ऐसा इन्होंने विचार किया था। तो मुस्लिम लीग का गठन जो है आपका 1906 में होता है। अब हम देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा जो है की गई है। इससे और संबंधित व्यक्ति कौन है? तो वकार उल मुल्क तथा मोहसिन उल मुल्क संयुक्त सचिव थे इसके, किसके? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है मुस्लिम लीग का? तो लखनऊ में है। आगा खां इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में होती है। कहाँ पे होती है? मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, लेकिन स्थापना कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था तथा 1908 में इसका वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में किया गया है। अगला हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को जो है भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तो कर्जन के बाद कौन आता है? मिंटो आता है 1905 में। 5 तक तो कर्जन रहता है, उसके बाद जो है आपका मिंटो आ जाता है। तथा मार्ले को जो है भारत का सचिव बनाया जाता है। तो मार्ले जो होता है पहले दिया है वो सचिव कहलाता है। जैसे आपका मार्ले सचिव हो गया, मिंटो कौन हो गया? आपका वायसराय। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, मार्ले मिंटो या चेम्सफोर्ड सुधार जो होता है उसमें भी आप यही तरकीब लगा सकते हैं। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना ही सबसे बड़ा दोष था। तो भारतीय परिषद अधिनियम का सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना ही सबसे बड़ा दोष था। याद रखिएगा कि पृथक निर्वाचन मंडल किस में आया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया। किसके द्वारा लाया गया? मार्ले मिंटो के द्वारा लाया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिसमें जो है जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वह कौन था? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण था। अगला हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को जो है राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। आगे है हमारा नेक्स्ट जो है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।